हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज हम लोग जो 2 दिन हम लोग को पढ़े हैं जो भी भौतिकी का, उसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे इसको याद रख सकें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये इसका मान है, इसे याद रखना जरूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर, मतलब ये इसका डिजिट दिया हुआ कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है। और 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर कितना 0.2642 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लॉगरिदम के आविष्कारक कौन है। तो लॉगरिदम के आविष्कारक जो है वो है जॉन नेपियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करना, बस फैक्ट टू फैक्ट ऐसे हम लोग देखते चलेंगे ताकि याद रखना इसको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो लॉगरिदम के आविष्कारक जो है वो है जॉन नेपियर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, उसे क्या कहते हैं जो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, मतलब कि 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, कितने मीटर या फिर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 एंगस्ट्रम के बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो ये कक्षा की त्रिज्या पे निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो कक्षा की त्रिज्या पे निर्भर करता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, मतलब घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़े थे। जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं उसका हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं, बस उसी का क्वेश्चन के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो जब 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, चाहे ठोस हो, तरल हो या फिर गैस हो, इन तीनों माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ जो अनुप्रस्थ तरंग है ये कोई ऐसा है जिसमें कि ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये हवा में, यानी कि गैस में ये उत्पन्न नहीं हो सकता। तरल और ठोस में होगा लेकिन गैस में नहीं होगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यास्था गुणांक पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस नियम पे आधारित होता है। तो पनडुब्बी जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा में आसान होता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व जो है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। तरंग अपश्रव्य मतलब जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको तरंग अपश्रव्य कहते हैं।
यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंगे जो है वो कौन सी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनुदैर्घ्य तरंग है मतलब कि ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कितनी होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, दुगनी, चौथाई? तो इसमें जो है वो आधी होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो होता है सी, यानी कि काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है जो उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब पड़ता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का ये जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो ये उत्तल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। E=mc² को प्रतिपादित कौन किया था? ये जो फार्मूला है इसको कौन दिया था? तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो किससे बदला जाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिससे कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है? तो प्लूटोनियम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कब? फ्यूज का जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? तो ये निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज का जो पदार्थ है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो इसमें औरक्त किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। औरक्त किरण की जो चुंबकीय तरंग होती है वो चुंबकीय तरंगों में आवृत्ति उसकी अधिकतम होती है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो किसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है? तो दिष्ट धारा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो ट्रांसफार्मर होता है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं जो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मा जो है वो विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। न्यूनतम संभवतः ताप क्या होता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। न्यूनतम संभवतः ताप जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होती? तो कम होती। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि बहुत कम होती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है कोरोना दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है? तो कांच से वायु में जाए। जब सूर्य के प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जाए तो उसका आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज हम लोग टोटल 36 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं। जो पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग देख चुके थे उसको हम लोग आज MCQ फॉर्म में कर लिए, ताकि इसको रिवीजन कर लिए ताकि इसको याद करना आसान हो। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर के और MCQ के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।